साथियों, आज बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के द्वारा 36वां उत्तर प्रदेश राज्य अधिवेशन हो रहा है और इस अधिवेशन में जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए थे, जिसमें ओबीसी की जाति आधारित जनगणना केंद्र सरकार द्वारा ना कराकर मंडल कमीशन के प्रभाव को खत्म कर दिया है, गंभीर चिंतन, अथवा सभी भारतीयों को डीएनए एक है, सभी भारतीयों का डीएनए एक है, ऐसा मोहन भागवत जी के द्वारा विवादास्पद बयान देना, ये गंभीर मंथन, ये दूसरा विषय है। तीसरा है, उत्तर प्रदेश में फुले शव अम्बेडकरी विचारधारा आज बामसेफ ही संगठित शक्ति के रूप में आगे बढ़ा रहा है, एक चर्चा। ये 3 विषय रखे गए हैं और इन विषयों पर लगभग सभी वक्ता जो आमंत्रित वक्ता थे उनकी बातें आप लोग सुन चुके हैं और इस सत्र में मैं अभी कंक्लूड करने के लिए, समापन करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ और समापन में कुछ बातें, विषय से संबंधित कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ओबीसी की जाति आधारित गिनती का जो मुद्दा है, जानकारी के दृष्टि से हम सब लोगों को जानने की और समझने की ज़रूरत है। तमाम हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हो, शेड्यूल ट्राइब के लोग हो, नोमैडिक ट्राइब के लोग हो, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग हो, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हो और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ के लोग हो, इन तमाम लोगों को जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इसलिए कुछ बातें जानने के दृष्टि से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 1871 को अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में जाति आधारित गिनती का कार्यक्रम शुरू किया गया। ये हम सब लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती है, खास तौर पर ब्राह्मणों के दृष्टिकोण को जानने के बाद ये मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ जो घोषित विदेशी थे और वो इस बात को छुपाकर भी नहीं रखते थे कि वो विदेशी है। ब्राह्मण लोग विदेशी है और वो विदेशी है, इस बात को जानते हैं। चाहे दूसरे लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये बात अलग है, मगर ब्राह्मण खुद अपने आप को ये जानते हैं कि वो विदेशी है। तो जो अंग्रेज विदेशी थे, उन लोगों ने इन लोगों का डाटा इकट्ठा होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए समग्र भारतीय लोगों की गिनती, जाति आधारित गिनती का सारा डाटा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने 1871 से इस काम को शुरू किया और लगातार करते रहे, इसे बंद नहीं किया, बल्कि जो अनुभव उन लोगों को आता रहा, उन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए हर 10 साल के बाद इस डाटा कलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसको वो आधुनिक करते रहे
और ज़्यादा से ज़्यादा डाटा, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने का काम करते रहे। ये जो अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो ये हैरान करने वाली बात है कि ब्राह्मण भी विदेशी है और अंग्रेज भी विदेशी है, और अंग्रेज डाटा कलेक्ट करने का कार्य कर रहे थे। तो डाटा जो है भारत में या सारी दुनिया में संगठित रूप से अगर कोई सरकार किसी का विकास करना चाहती है, जैसे नरेंद्र मोदी के द्वारा विकास विकास और विकास की बातें और शब्दों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि विकास का हमारा एजेंडा है, मगर ये बात सही नहीं कही जा सकती, क्योंकि बीजेपी का या इस देश के शासक वर्ग का, क्योंकि इस देश का शासक वर्ग आज ब्राह्मण है, अंग्रेज जाने के बाद ब्राह्मण इस देश का शासक वर्ग है, और ये शासक वर्ग अंग्रेजों के समय में स्वराज्य की बात करता था। ये जो ब्राह्मण है अंग्रेजों के समय में स्वराज्य की बात करता था, अभी आजाद भारत में स्वराज्य की बात कर रहा है, क्योंकि स्वराज्य तो उनको मिल गया, स्वराज्य यानी ब्राह्मणों का राज्य तो उनको मिल गया, तो अब उनका जो स्वराज्य का एजेंडा है वो तो खत्म हो गया, उनका लक्ष्य पूरा हो गया। तो ये स्वराज्य ब्राह्मणों के नियंत्रण में है और उनके ही नियंत्रण में रखने के लिए वो अब स्वराज्य का अभियान चला रहे और स्वराज्य के लिए विकास की बात कर रहे हैं, विकास की घोषणाएं कर रहे हैं। ना विकास का कोई लक्ष्य है, ना विकास का कोई प्लानिंग है, ना विकास का कोई अमल है, क्योंकि इसके लिए जरूरी डाटा इकट्ठा नहीं किया जा रहा है, जो आवश्यक डाटा इकट्ठा नहीं किया जा रहा है। तो दुनिया में, सारे दुनिया में अगर कोई भी शासक वर्ग अगर विकास करना चाहता है तो सबसे ज्यादा जरूरी है साइंटिफिक डाटा कलेक्ट किया जाना। वो डाटा कलेक्ट करने का काम तो कर नहीं रहे हैं, वो अगर अंग्रेजों ने किया था। और दूसरी बात, हो सकता है कि अंग्रेजों का मकसद ये डाटा विकास करने के लिए उपयोग में लाया जाए, हो सकता है कि ऐसा कोई मकसद उनका हो, ऐसा बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता है। मगर जो भी कुछ डाटा आज अवेलेबल है और भारत सरकार के द्वारा या इस देश का वंचित या मजलूम वर्ग जो है, जो डाटा की बात करता है, वो अंग्रेजों के समय की ही डाटा की बात करता है, क्योंकि आजाद भारत में डाटा कलेक्ट करने पर पाबंदी लगा दी गई है। दूसरी तरफ हम लोग ये देखते हैं, हो सकता है कि अंग्रेजों ने अपनी जानकारी में इजाफा करने के लिए, जानकारी बढ़ाने के लिए, उन्होंने इस बात का डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत महसूस की होगी और उन्होंने इसके लिए किया होगा। मगर ये बात सच है कि उन्होंने डाटा कलेक्ट करने का काम किया 1931 तक, क्योंकि 41 में वर्ल्ड वार की वजह से, दुनिया में वर्ल्ड वार चल रहा था, इसकी वजह से वो काम, और वर्ल्ड वार में अंग्रेज जो है लीडिंग रोल में थे, तो इस वजह से वो डाटा कलेक्ट करने का काम हो नहीं पाया। इसलिए जो ऑथेंटिकेट डाटा इंडिया में अवेलेबल है वो 31 तक है। तो 31 का डाटा जो है वो उपयोग में लाया जाता है, हर 10 साल बाद डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो 31 में एक आश्चर्यकारक डाटा, 31 का डाटा अवेलेबल है। वो आश्चर्यकारक डाटा क्या है कि उस समय ब्राह्मणों की संख्या, चूंकि जाति न्याय जनगिनती होती थी, तो ब्राह्मणों की संख्या 45 लाख थी। 45 लाख का क्या मतलब है, थोड़ा सा
क्योंकि संख्या शास्त्र जो है उसको भी समझने का एक दृष्टिकोण है। 45 लाख का मतलब क्या है? एक मतलब ये है कि 1 करोड़ नहीं थे, 1 करोड़ नहीं थे। एक इसका मतलब समझने के लिए, क्योंकि हमारे लोगों को डाटा को कैसे समझना है, तो 1 करोड़ नहीं थे। दूसरा मतलब है आधा करोड़ भी नहीं थे। एक तो पहला मतलब है 1 करोड़ नहीं थे ब्राह्मण, और दूसरा मतलब है आधा करोड़ भी नहीं थे। तो जब मैं ऐसा कहता हूं आप लोगों को, तो थोड़ा जिनको ये जानकारी नहीं रही होगी उनको चौंकाने जैसी बात है कि आधा करोड़ भी नहीं थे। तो 45 लाख थे। और अगर वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए और आगे बहुत ज्यादा विश्लेषण करना ही है, तो इसका और एक विश्लेषण है कि 45 लाख में हम ऐसा मानकर चलते हैं, जो ब्राह्मणों का रुझान है उसके अनुसार, कि ब्राह्मणों के घरों में 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो बच्चों के साथ मान लेते हैं। तो 4 लोगों का परिवार अगर मान लिया जाए तो 11.25, 11.25, 11.25, 11.25, तो ये 45 लाख हो जाते। 11.25 लाख, 11.25 लाख, 11.25 लाख, 11.25 लाख। अगर ये थोड़ा मान लो तो इसका आंकड़ा होता है 45 लाख। बच्चे तो राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सेदार नहीं बन सकते, क्योंकि वो 18 साल के नहीं हुए। 18 साल के बाद उनको वोट का अधिकार मिलेगा। दूसरा, फिर माँ और बाप है, तो इसका मतलब है 11.25 और 11.25, तो 22.5 लाख। तो 22.5 लाख में 11.25 ब्राह्मण विदेशी है, और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उनके अनुसार वो महिलाएं मूल्यवासी है। ब्राह्मणों के घरों में भी जो महिलाएं हैं वो मूल्यवासी है। वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करने के लिए डाटा आज के तारीख में हम विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए ये बात थोड़ा आपको बता रहा हूं। तीसरी बात, भारतीय समाज का अभ्यास अगर मान लो 1931 के दृष्टि से किया जाए, तो समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार तो है नहीं। ब्राह्मणिक जो आइडियोलॉजी है, ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में महिलाओं का जो जनेऊ धारण करने का जो संस्कार है ब्राह्मणों के घरों में, केवल पुरुषों का उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, और स्त्रियों का नहीं होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये महिलाएं यहीं की हैं। तो तमाम पुरुषों को उन्होंने शूद्र घोषित किया, तो उनको भी शूद्र घोषित किया, तो उनको बराबरी के अधिकार में शामिल नहीं है। इसलिए हम मान कर चलते हैं, विश्लेषण के तहत हमको वास्तविक स्थिति पता चलती है कि 11.25 लाख ही लोग हैं ब्राह्मण। 1931 के जनगणना के अनुसार जो एक्चुअल आंकड़ा है, जो राजनीति में सक्रिय है या आंदोलन में सक्रिय है या रोल प्ले कर रहे हैं, ब्राह्मण 11.25 लाख है। और जब भारत छोड़कर अंग्रेज गए, उसका डाटा अवेलेबल है भारत में, वो 11 लाख है। तो ब्राह्मणों के पास ये डाटा था, जानकारी थी कि 11 लाख अंग्रेज अगर सारे भारत पर राज कर सकते हैं, तो 11.25 लाख ब्राह्मण भारत पर राज क्यों नहीं कर सकते। ये मैं किस आधार पर कह रहा हूं? मैं ब्राह्मणों का जो चिंतन है, ब्राह्मणों का जो लक्ष्य है, ब्राह्मणों की जो योजना है, ब्राह्मणों का जो प्लानिंग है, और उस पर जो उन्होंने आज़ादी का आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन को जिस तरीके से चलाया और जिस तरीके से उन्होंने ऑब्जेक्टिव बना करके काम किया, व्यवहार किया, उस डाटा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने भी यही सोच के प्लान बना के काम किया कि अगर 11 लाख अंग्रेज भारत पर राज कर सकते हैं, तो हम 11.25 लाख लोग हैं, हम अंग्रेजों को भगाएंगे और अंग्रेजों की जगह ब्राह्मण को स्थापित करेंगे।
ऐसा प्रचार करके भारतीय लोगों का समर्थन हासिल नहीं किया जा सकता। भारतीय लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए उन्होंने आजादी का आंदोलन चलाया और ये झूठा प्रोपेगेंडा किया। ये झूठा प्रोपेगेंडा क्या किया कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को गुलाम बनाया। उन भारतीयों में ब्राह्मणों ने अपने आप को शामिल कर लिया। यह ध्यान रखा, ब्राह्मणों ने यह ध्यान रखा कि संगठन में हमारे ही लोगों का दबदबा और कब्जा होना चाहिए। उस बात को ध्यान में रखते हुए जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो अंग्रेजों ने ट्रांसफर ऑफ पावर में 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया, माउंटबेटन ने। जब उसको नॉमिनेट किया तो अंग्रेज की जाने की प्रक्रिया शुरू हुई और अंग्रेज जाएंगे तो उसके जगह पर ब्राह्मण आएंगे और भारत पर ब्राह्मणों का ही कब्जा रहना चाहिए। इस षड्यंत्रकारी विचार की वजह से ही 14 अगस्त 47 को ब्राह्मणों ने प्लान बनाकर भारत का विभाजन किया। 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान का रेजोल्यूशन ब्राह्मणों ने 47 में ये रेजोल्यूशन पास किया। संभवतः ये 15 जून 47 को कांग्रेस ने अपने महासमिति में भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया और 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बना। पाकिस्तान इसलिए बनाया ब्राह्मणों ने क्योंकि मुसलमान अगर भारत में रहेंगे, संगठित मुसलमान, क्योंकि मुसलमान तो भारत में है, जो संगठित मुसलमान अगर भारत में रहेंगे तो अंग्रेज जाने के बाद मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदार बनाना होगा और ब्राह्मणों का कब्जा करना संभव नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत का विभाजन किया गया कि ब्राह्मण का कब्जा होना चाहिए। आजाद भारत का जो अध्ययन हम लोग करते हैं उसके आधार पर यह बात दिखाई देती है कि आज़ाद भारत में उन्होंने जो कानून बनाए, जो राज करने का तरीका डेवलप किया, उसके आधार पर आज के तारीख में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, जो लोकतंत्र के 4 पिलर है, चारों पिलर पर आज ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। नहीं, कब्जा किया। रूलिंग पार्टी भी ब्राह्मणों की, अपोजिशन पार्टी भी ब्राह्मणों की, सारा का सारा कब्जा कर लिया। तो ये सारा षड्यंत्रकारी किस्सा अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें ओबीसी की जाति आधारित गिनती का उन्होंने निर्णय रद्द किया, अंग्रेजों का निर्णय रद्द किया। वो गिनती करने के लिए सेंसस कमिश्नर ने जवाहरलाल नेहरू के पास प्रस्ताव भेजा होगा 47 को कि अंग्रेजों का ये कानून है, इस कानून के तहत क्या आज़ाद भारत में भी जाति आधारित गिनती करनी होगी। तो जवाहरलाल नेहरू ने 48 में जाति आधारित गिनती का कानून रद्द कर दिया और दूसरा कानून बनाया। उस कानून के तहत 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार आज़ाद भारत में जाति आधारित गिनती का काम बंद कर दिया। पहली बात जो भारत के लोगों को जानना ज़रूरी है, वर्तमान में भारत के लोगों को जानना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, वो ये कि जाति आधारित गिनती रोकने का काम ब्राह्मणों ने किया, अंग्रेजों ने तो किया था। तो 1951 में जब गिनती आज़ाद भारत में पहली बार शुरू हुई तो उसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रोका गया। हर 10 साल बाद होता था, तो 61 में दूसरी बार गिनती फिर रोका गया। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रोका क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे। फिर 71 में इंदिरा गांधी ने रोका। इंदिरा गांधी तो जवाहरलाल नेहरू की जायज संतान थी।
जायज संतान इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो अपने ही बाप के विरोध में कोई फैसला तो कर नहीं सकती थी, और जाति हितों का भी यही ध्यान रखना भी जरूरी था। तो इंदिरा गांधी ने भी अपनी बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए उसने भी जाति आधारित गिनती को रोका। 77 में इमरजेंसी हट गई, चुनाव हुआ और जनता पार्टी का प्रयोग सामने आया, और जनता पार्टी का जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो वो भूतपूर्व कांग्रेसी था मोरारजी देसाई, वो भी गुजराती ब्राह्मण था। तो 81 में जब गिनती होनी थी तो नियम के अनुसार फिर प्रस्ताव मोरारजी देसाई के पास गया होगा, क्योंकि 3 साल पहले तैयारी करनी पड़ती है, तो 3 साल पहले यह प्रस्ताव जाता है। तो मोरारजी देसाई ने इसको रोका, और संभवतः मेरा ऐसा मानना है कि ये एक बड़ा कारण रहा होगा कि अगर ये सरकार चलती रही तो ओबीसी के लोगों की संख्या इस सरकार में ज्यादा है, तो जाति आधारित गिनती करनी होगी। तो मोरारजी देसाई ने ही ये हालात पैदा किए, ब्राह्मणों ने ही ये हालात पैदा किए। उस हालात पैदा करने का सबूत ये है कि मधुली में जो समाजवादी ब्राह्मण था उसने बयान दे दिया कि जो आरएसएस के लोग, जनसंघ के लोग जनता पार्टी में शामिल है वो दोहरी सदस्यता रखते हैं, एक तरफ आरएसएस की सदस्यता भी रखते हैं, दूसरी तरफ जनता पार्टी की भी सदस्यता रखते थे, उनको 2 में से एक ही सदस्यता रखनी होगी। ये बयान मधुलिमय ने दिया। जब मधुलिमय ने यह बयान दिया तो जनता पार्टी में विवाद खड़ा हो गया, और उसके आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जनता पार्टी से हट गए, जनता पार्टी का प्रयोग कोलैप्स हो गया और सरकार गिर गई। दोबारा चुनाव हुआ, फिर इंदिरा गांधी चुनकर आई। तो इंदिरा गांधी ने जैसे पहले फैसला किया था उसी तरह से फिर दोबारा 81 में जाति आधारित गिनती को रोका, और उसमें बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की संख्या जनता पार्टी के तुलना के मुकाबले में बहुत कम थी, तो इसलिए वो कुछ आवाज नहीं उठा सकते थे। उसके बाद में 91 में नरसिंह राव, साउथ इंडियन ब्राह्मण जो है, वो काला ब्राह्मण, वो देश का प्रधानमंत्री बना, उसने भी रोका। फिर 2001 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण था, फिर उसने भी जाति आधारित गिनती को रोका। 2011 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, ये तो ब्राह्मण नहीं था, मगर ये ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर था। नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ये अंग्रेजी का शब्द है, और इसका हिंदी ट्रांसलेशन, यहाँ कुछ लड़कियां बैठी है तो मैं उसको और ज़्यादा विस्तार से नहीं बता सकता, तो इसलिए वो मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि ये नॉमिनेटेड जो है, इसको शुद्ध हिंदी में ये बात कहा जा सकता है, नॉमिनेटेड का मतलब है नामधारी। तो ये नामधारी प्रधानमंत्री था, और 67 GOM उसने बनाया था पॉलिटिकल डिसीजन लेने के लिए। मनमोहन सिंह एक भी राजनीतिक फैसला नहीं करता था, वो था प्रधानमंत्री, काम अर्थमंत्री का करता था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, काम अर्थमंत्री का करता था, और प्रधानमंत्री के लिए सारे फैसले लेने के लिए GOM बनाता था। GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कमेटी, उसका चेयरमैन प्रणब मुखर्जी को बनाता था। हर बार 67 GOM बनाया, और सारे के सारे GOM का लगभग चेयरमैन जो है प्रणब मुखर्जी को बनाया। जब प्रणब मुखर्जी को बनाया तो प्रणब मुखर्जी ने सारे के सारे पॉलिटिकल डिसीजन लिए। उसमें जाति आधारित गिनती के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसका चेयरमैन भी प्रणब मुखर्जी थे, और प्रणब मुखर्जी ने वो होने नहीं दिया, जाति आधारित गिनती को उसने होने नहीं दिया, यानी फिर ब्राह्मण ने रोका। अगर हम देखते हैं कि ओबीसी का जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के बाद ओबीसी का भौतिक जीवन जो है वो ब्राह्मणों के साथ इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के बाद के सारे क्रियाकर्म और कर्मकांड जो है ओबीसी के ब्राह्मणों के बगैर होते नहीं है।
मतलब नामकरण से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद में सारे के सारे कर्मकांड जो है वो ब्राह्मणों के हाथों से ही ओबीसी के लोग करते हैं। और जो ब्राह्मण लोगों को ओबीसी के लोग दान दक्षिणा देते हैं, उसी दान दक्षिणा पर ब्राह्मण लोगों का जीविकोपार्जन चलता है। इसके बावजूद भी ब्राह्मणों ने ओबीसी की जाति आधारित गिनती को होने नहीं दिया, रोका। रोकने के बावजूद भी ओबीसी ने कभी भी उन ब्राह्मणों का बंदोबस्त करने का काम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहल करने का काम किया, ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है। और जब तक ओबीसी के लोग इस तरह का फैसला नहीं लेते, तब तक वो इस बात के बारे में और अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ करने लायक बनेंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये एक बात इस सारी चर्चा के अंदर जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, इसको समझने के लिए और आगे अगर हम लोग जाते हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट को काउंटर करने के लिए कांग्रेस के द्वारा खालिस्तान का मामला खड़ा कर दिया जाता है और आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के द्वारा राम जन्मभूमि का मामला खड़ा कर दिया जाता है। ये दोनों के दोनों मामले शासक वर्ग ब्राह्मणों के द्वारा ओबीसी के सामाजिक जागरण को रोकने के लिए और इसका राजनीति पर होने वाला प्रभाव खत्म करने के लिए ये दोनों शासक वर्ग ब्राह्मणों के द्वारा आंदोलन शुरू किए गए थे। एक आंदोलन का नतीजा ये निकला कि इंदिरा गांधी मारी गई। इसी उखाड़ पखाड़ में इंदिरा गांधी मारी गई, उसकी हत्या हो गई, क्योंकि उसने इसको रोकने के लिए खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का नारा लगा करके ये सारा का सारा मामला जो है वो खड़ा किया। तो इससे ये मामला ज़्यादा पेचीदा हो गया और उसी में इंदिरा गांधी मारी गई। और दूसरा, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का आंदोलन संघ परिवार के लोगों ने बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को भ्रमित करने के लिए, दिशा भूल करने के लिए, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो इसलिए ब्राह्मणों ने प्लान बनाया कि ये ओबीसी के लोगों की कमजोरी क्या है। तो उनको समझ में आया कि ओबीसी की कमजोरी राम है। उनको लगा कि ओबीसी की सबसे बड़ी कमजोरी अगर कोई है तो वो राम है। दो ओबीसी के लोग जब आपस में मिलते हैं तो अभिवादन में राम राम करते हैं, जय राम जी की, राम राम। तो ब्राह्मणों ने प्लान बनाया कि राम का नाम लेकर ओबीसी का राम नाम सत्य किया जा सकता है। ये प्लान जो है उन्होंने बनाया और फिर राम मंदिर का मामला खड़ा कर दिया। उस समय बहुत बड़ी संख्या में ओबीसी के ही लोग जिला लेवल पर ये राम मंदिर का आंदोलन चला रहे थे। मैं अपना तजर्बा बताता हूँ। मैं मराठवाड़ा विभाग में एक प्रोफेसर धनगर जाति का था, उसको मैंने कहा कि सर, ये मंडल कमीशन का ओबीसी का मामले का लिए आंदोलन कुछ करना पड़ेगा। कहा कि नहीं, धर्म खतरे में है, धर्म को पहले बचाना होगा, उसके बाद में देखते हैं, फिर बाद में होता रहेगा। मतलब वो कोई अनपढ़ आदमी भी नहीं था, प्रोफेसर था। हाँ, प्रोफेसर था। तो इससे पता चलता है कि ओबीसी जो है वो ब्राह्मणों के जाल में किस तरह से राम मंदिर के नाम पर जाल में फंस गया था, जाल में आ गया था, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इस तरह से संघ परिवार की रणनीति इन लोगों को इस तरह से ये करने की है। और इस आंदोलन ने बीजेपी को केंद्रीय सत्ता के द्वार तक पहुंचाया। राम मंदिर का जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, 92 की बात है, तो 92 के पहले कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है कि बीजेपी ने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी ने बनाई वो 92 के बाद, यानी राम मंदिर बाबरी मस्जिद गिराने के बाद ही बीजेपी की सरकार सेंटर में आई। 99 में अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने और फिर उसकी सरकार 99 से लेकर 5 साल की सरकार 2004 तक चली। राम मंदिर के आंदोलन के बदौलत ही, फिर वो भी उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो ये जो
रणनीति के तौर पर ओबीसी के लोगों को गुमराह करके, भ्रमित करके उनका इस्तेमाल करने का जो मामला है वो उस समय भी जारी था और आज भी जारी है। आज संघ परिवार के लोग जो है, एक ओबीसी के ही आदमी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। नरेंद्र मोदी गुजरात का ओबीसी, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। और उसने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे बड़ा फैसला लिया कि ओबीसी की जाति आधार गिनती नहीं होगी। एक ओबीसी का ही आदमी ओबीसी की ही जाति आधारित गिनती को रोक रहा है, नेचुरल लगता नहीं है। ये ओबीसी का आदमी ओबीसी के विरोध में फैसला क्यों करेगा? कुछ लोगों को यह बात समझ में आती नहीं है, इसलिए मैं दूसरा उदाहरण देके इसको बोलता हूं। ये दुनिया में सबसे नंबर 1 का गधा आदमी ढूंढो भारत में, नंबर 1 का, मतलब उससे ज्यादा कोई गधा आदमी भारत में नहीं है, ऐसा आदमी ढूंढो। ढूंढ लिया मान लो, उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी दे दो, ये लो भाई, क्यों पकड़ो, थोड़ा देर पकड़ो, और ये तुम्हारा जो दाया पैर है ना, ये कुल्हाड़ी से काटो। गधा जरूर हूं, वो बोले, वो गधा जरूर हूं, इतना गधा नहीं हूं कि अपने ही हाथों से अपना पैर काट दूं। गधे से गधा आदमी भी अपने हाथ से अपना पैर काटने का काम नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी कैसे करेगा? तो समझदार आदमी है, ना समझ तो आदमी है नहीं वो। 12 साल 13 साल मुख्यमंत्री रहा गुजरात का, है बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव रहा, तो उसको राजनीति का कखग नहीं आता है, ऐसे कैसे कहा जा सकता है? तो नहीं माना जा सकता। फिर ये निर्णय लिया कैसे? तो ये निर्णय उसने लिया ही नहीं, तो आरएसएस ने निर्णय लिया और नरेंद्र मोदी ने उस पर अमल किया। इसी को कहते हैं नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर। के दिखने के लिए बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, मगर सारे प्रमुख फैसले लेने का काम आरएसएस के लोग पर्दे के पीछे से कर रहे हैं और प्रचार इनके नाम पर हो रहा है कि ये फैसला नरेंद्र मोदी ने लिया। मगर मैं तो अभी आपको उदाहरण देकर सिद्ध किया कि गधे से गधा आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी देकर के कहो कि जरा अपना पैर काटो, तो वो नहीं काट सकता। फिर नरेंद्र मोदी ने कैसे काटा? उसने भी नहीं काटा, वो फैसला आरएसएस के लोगों ने लिया, नरेंद्र मोदी के नाम पर प्रचार में लाया गया कि ये तो नरेंद्र मोदी ने किया है। ये बात सही नहीं है। ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया गया। अभी नया डेवलपमेंट हो गया, करंट डेवलपमेंट एक आया, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड इसलिए बता रहा हूं। अभी खबर आई, नई खबर है, बहुत पुरानी खबर नहीं है, वो ये है कि 28 मंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी के बनाए सेंटर में। टोटल 80-85 मंत्री ले सकते हैं, तो 79 के लगभग मंत्री बनाए गए हैं। 4-5 मंत्री और लिए जा सकते हैं। उसमें 28 मंत्री ओबीसी के बनाए। उसमें शायद 1 या 2 ही ओबीसी का कैबिनेट मिनिस्टर है। वो जो प्रधान है वो ओडिशा का ओबीसी, उसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया और वो मेडिकल साइंस वाला नीट वाला जो है उसी के विरोध में फैसला ले लिया। नीट का जो फैसला है वो उसके मंत्रालय का फैसला था, ओबीसी का फैसला था, ओबीसी का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, उसके ही विरोध में फैसला ले लिया। तो हम लोगों ने सारे देश भर में आंदोलन किया। जब वो बवाल खड़ा हो गया सारे देश भर में, अरे तो साला ये तो इशू बन रहा है, बड़ा नेशनल इशू बन रहा है, ऐसा उनको लगा। तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया कि उस पर विचार मंथन किया होगा कि ऐसा करते हैं कि लागू करते हैं। तो किसी ने सलाह दिया होगा नरेंद्र मोदी को, तो अरे इसका श्रेय तो हमारे मिजोरम लेके जाएगा, वो लेगा कि तो हमारे आंदोलन की वजह से ये उनको लागू करना पड़ा, तो श्रेय तो अमर मिजोरम को चला जाएगा। ये तो खतरा मामला है। तो क्या किया जाए? एक नौटंकी करते हैं। एक कौन सी? कि ओबीसी के जो मिनिस्टर्स है 10-12 इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन देते हैं कि ये नीट का जो फैसला है ये ओबीसी के विरोध में है, इसको थोड़ा सा बदला जाए और उसके फेवर में निर्णय लिया जाए। ऐसा ज्ञापन मंत्रियों के द्वारा प्रधानमंत्री को दिया गया और उस ज्ञापन के आधार पर प्रधानमंत्री ने उनके फेवर में निर्णय लिया गया, ऐसी खबर छापी गई।
तो वह हमारे सामने श्रेय वामन मेश्राम को ना मिले इसके लिए। तो मैं ये कहता हूं कि वामन मेश्राम तो सड़कों पर घूम रहा है देश भर में, उसके पास तो कोई पावर तो है नहीं। वामन मेश्राम के पास क्या पावर है? वामन मेश्राम के वो तो सड़कों पर घूम रहा है सारे देश भर में, जागरण करते हुए, मीटिंग लेते हुए, आंदोलन करते हुए सड़कों पर घूम रहा है। तो उसके पास फैसला करने का अधिकार नहीं है। मगर नरेंद्र मोदी ने जिन मंत्रियों को मंत्री बनाया ओबीसी को, उसके पास भी पावर नहीं है। उनके पास तो पावर है ना, पावर के लिए तो मंत्री बनाया ऐसा बता रहा है। अगर उन मंत्रियों के पास पावर है तो वो ज्ञापन क्यों दे रहे हैं? वामन मेश्राम भी सड़कों पर घूम के ज्ञापन दे रहा है, मंत्री भी मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को ज्ञापन दे रहा है। साला मंत्रियों में फिर वामन मेश्राम में फर्क क्या है? वामन मेश्राम सड़कों पर घूम रहा, मंत्री तो नहीं घूम रहे। अगर मंत्री जिनके पास पावर है होने के बावजूद भी ज्ञापन दे रहे हैं, जैसे वामन मेश्राम सड़कों पर घूम के ज्ञापन दे रहा है, अगर वैसे ही मंत्री भी दे रहे हैं तो फिर वामन मेश्राम और मंत्रियों में कोई फर्क नहीं है। वामन मेश्राम और मंत्रियों में क्या फर्क नहीं है? वामन मेश्राम के पास कोई पावर नहीं है तो क्या मंत्री के पास भी पावर नहीं है? तो बात तो यही दिख रही है कि मंत्रियों के पास मंत्री बनाकर भी कोई पावर है नहीं। होता तो वो खुद ही फैसले करते, फैसले किया नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि इन्होंने 28 मंत्री बनाए मगर कोई पावर उनके पास है नहीं। मगर उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव के लिए उन मंत्रियों को उन्होंने मंत्री बनाया, और वो मंत्री पावर देने के लिए नहीं बनाए। तो उनको ये कहा गया, अभी बन गए ना, अब ठीक, अभी जनता का आशीर्वाद लेने के लिए अपने अपने राज्य में, अपने अपने इलाके में आशीर्वाद यात्रा शुरू करो। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने वोट हासिल करने के लिए मंत्री बनवाए गए। ये मंत्री उनको फैसले लेने का अधिकार देने के लिए नहीं किया गया। तो चुनाव में वोट हासिल करवाने के लिए ये सारा किया गया। क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आया, आजकल के अखबार में एक रिपोर्ट छपकर आया कि 2014 के चुनाव में 66% लोग चाहते थे कि देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अभी सर्वे रिपोर्ट आया, वो कहता है कि अब ये आंकड़ा 24% आ गया। तो नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी जो है 66 से गिरकर अभी 24 तक आ गई। अब ये 24 तक अगर नीचे अगर आ गई है नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, तो ये योगी को उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बनवाने की स्थिति में नहीं है। ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब है कि अगर नरेंद्र मोदी के प्रचार में जाता है तो नुकसान होने की संभावना है, फायदा होने के बजाय। तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल रही है, इसलिए ये टोना टोटके की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि 28 मंत्री हमने बनाए। दूसरी बात, मंत्री बनाए, मैंने कई जगह ये मामला उठाया, अभी दोबारा उठा रहा हूं कि मोदी जी ये बताइए कि जिन मंत्रियों को आपने मंत्री बनाया, जिन लोगों को मंत्री बनाया, उनको राज्य मंत्री बनाया, उनके सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, और वो राज्य मंत्री को करने के लिए कोई काम देंगे तब तो वो काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की एक लेडी जो है, वो कुर्मी जाति की अनुप्रिया पटेल, पिछले मंत्रिमंडल में उसको राज्य मंत्री बनाया गया था। तो 6 महीने के बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया दिल्ली में और ये बयान दिया, अधिकारी मेरी सुनते ही नहीं है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस देके बयान दिया था, उसका मतलब जो अधिकारी सुनते नहीं है वो मंत्रालय किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। तो प्रधानमंत्री ने अधिकारी को कहा होगा, ये इसको मंत्री बनाना हमारी मजबूरी है इसलिए बना रहे। तुम्हारी क्या मजबूरी है इसका सुनने के लिए? तुम्हारी तो कोई मजबूरी नहीं है ना। ऐसा करो कि उसका सुनने का नहीं। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हमारे पास ही तो कंप्लेंट आएगा, हम ही तो बोल रहे हैं आपको कि सुनना नहीं है। तो काम करने के लिए इनको कार्यभार दिया नहीं गया, और ऐसी कोई अखबार में खबर नहीं आई कि कैबिनेट मिनिस्टरों ने अपने हिस्से का थोड़ा काम निकाल कर उनको दिया, ले भाई थोड़ा सा तू भी कर ले,
एक दो विभाग का मामला है, ये तू ले ले, ये थोड़ा दो चार चपरासी ले ले, एक बाबू ले ले, एक सुपरवाइज़र ले ले और थोड़ा सा तू अपना काम कर ले। ऐसा कोई खबर दोबारा हमने पढ़ने को नहीं मिला अखबार में। तो इसका मतलब है कोई कार्यभार, उसको हिंदी में कार्यभार जो बोलते हैं, कोई कार्यभार दिया गया है ऐसा लगता नहीं है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा मानता हूं कि ये केवल राजनीति में, चुनाव में वोट हासिल करने से संबंधित मामला है, ये सत्ता देने का या पावर देने का मामला नहीं है। ये केवल बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को इस्तेमाल करने का मामला है। मगर चाहे कुछ भी हो, एक बात जरूर कहा जा सकता है, वो ये कि अब राजनीति में ओबीसी मुद्दा बन गया है। अब राजनीति में ओबीसी साला देश में कभी मुद्दा ही नहीं बनता था, अब बन गया है। और हम लोग पिछले 2001 में शायद हमने जयपुर के राजस्थान के अधिवेशन में सब्जेक्ट बनाया था। सब्जेक्ट था कि हिजड़ों की गिनती होती है मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। हाँ, 9 में अपने अधिवेशन दिया था जयपुर में। तो वहाँ से लेकर लगातार हम लोग उसको इशू बनाए हुए, देश भर में इशू बनाए, लगातार इशू हुए। तो उसको 10-11 साल के बाद समय हो गया है और ये जागरण की वजह से लगातार ये मामला सुर्खियों में आया हुआ। तो अब हाँ, और दिल्ली में रैली भी की हमने। तो इस वजह से उस रैली को काउंटर करने के लिए अन्ना हजारे नाम का एक भूत खड़ा किया गया था उस समय, जो है ना, हमारी इसको काउंटर करने के लिए कि हमारा इशू ना बने, इसलिए दूसरा इशू भ्रष्टाचार इशू बने। ऐसा मामले के लिए अन्ना हजारे नाम का वो साला 100 में भी नहीं गिनती में आता है, वो हजारा जो है, तो उसको ऐसे अखबार के द्वारा हवा खड़ा किया गया था। तो इस तरह से उस समय आंदोलन को, मगर आज चाहे कुछ भी हो, हमारे लगातार प्रयास का नतीजा ये है कि अब ये राष्ट्रीय राजनीति का इशू बन गया है। और सुनने में आया कि 23 तारीख को नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी को मिलने के लिए आ रहा, जाति आधारित गिनती के लिए, ऐसी खबर है, आप लोगों ने भी शायद पढ़ा होगा, है। तो मैं इस काम के लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार तुम मुख्यमंत्री की हैसियत से प्रधानमंत्री को इस मुद्दे के लिए मनाने के लिए आ रहे हो। बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे मनाने से वो मानने वाला है नहीं है, मगर तुम मनाने का कम से कम काम कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद जरूर दिया जा सकता है। और सुना है तेजस्वी यादव भी साथ में तुम ला रहे हो, विरोधी पार्टी और रूलिंग पार्टी दोनों मिलके कर रहे हो, और दादा अच्छी बात है तुम ऐसा कर रहे हो। मगर एक काम तो जरूर किया जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसकी गिनती नहीं होती है तो राज्य स्तर पर तो हो ही सकती है। नीतीश कुमार के निगरानी नियंत्रण में जितनी सत्ता है, उतने सत्ता में तो तुम कर ही सकते हो, तो उतना तो कर लो, उतना किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर मान लो बिहार में हो जाता है तो सारे देश भर में असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार, अगर मान लो समाजवादी पार्टी के लोग अच्छी रणनीति बना लेते हैं और अगर रणनीति बनाकर काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी योगी की सरकार आने की संभावना नहीं है। मगर ये समाजवादी पार्टी के रणनीति पर निर्भर करता है, योगी की सरकार आएगी या नहीं आएगी। अभी तक जो समाजवादी पार्टी की रणनीति है, उससे तो मुझे नहीं लगता कि योगी हार जाएगा, बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि योगी, बीजेपी के लोग यूनाइटेडली लड़ रहे हैं और उसके विरोध में कांग्रेस अलग लड़ रही है, समाजवादी अलग लड़ रही है, बीएसपी अलग लड़ रही है, और ओम प्रकाश भी मैदान में उतरा हुआ है। उसने भी भागीदारी मोर्चा शायद ओबीसी के साथ बनाया हुआ है और कह रहे हैं कि हमारे साथ 10 पार्टियां बैकवर्ड क्लासेस की है। हो सकता है, अभी मुझे तो मालूम नहीं 10 पार्टी की, अभी मैं उंगलियों पर भी गिनती नहीं कर पाया कि कौन पार्टियां है, मगर वो कह रहे हैं कि हाँ है, वो सकता है उनको जानकारी हो। तो इस हिसाब से अगर 4 पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती है अपोजिशन वाली, फिर तो योगी चुनाव जीत जाएगा।
वैसे जनता का रुझान दोबारा योगी को चुनाव जितवाने का नहीं है, मगर अपोजिशन पार्टियां 4 जगह अलग अलग लड़ेगी। अभी तो हमारा तो नाम ही नहीं लिया 5वां, हमारा भी तो नाम है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि हम भी मैदान में डटे हुए हैं, और अब की बार तो ज़्यादा गंभीरता से डटे हुए हैं। फिर भी हमने कहा चलो हमारे तो गिनती में नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चुनाव जो है समाजवादी पार्टी को योजनाबद्ध तरीके से अगर वो रणनीति बनाकर काम करते हैं तो ही जीत सकते हैं। केवल ये सोचना कि अब बीजेपी को रोकने के लिए हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं है, ये परिस्थिति नहीं है। वो विकल्प 4 जगह बटा हुआ है तो वो बढ़ जाएगा। इस हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस सरकार को हटाने के लिए कोई गंभीरतापूर्वक रणनीति बनाई जाती है, तो अगर ये सरकार बदलती है तो अगले सरकार अगर मान लो आती है तो उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी गिनती होगी, बिहार में भी गिनती होगी, उत्तर प्रदेश में भी गिनती होगी। अगर 2 राज्यों में गिनती होती है तो फिर तो आधा देश में गिनती हो ही जाएगी, तो सारे देश भर में गिनती होने का माहौल बन जाएगा और ये मामला इस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस दिशा में बात को आगे बढ़ाकर कामयाबी हासिल की जा सकती है। ये किया जा सकता है आने वाले समय में। अभी मैं आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता हूँ, कि ये जो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का प्रभाव रोकने की कोशिश लगातार हो रही है और इसके बारे में भी लोगों के पास जानकारी नहीं है कि मंडल कमीशन ने 3743 जातियों को ओबीसी के तौर पर आइडेंटिफाई किया था, मगर केंद्र सरकार ने अभी तक 2633 जातियों को ही ओबीसी के तौर पर स्वीकार किया है। 3743 जातियों में से 2633 इतनी ही जातियों को ओबीसी माना, जबकि मंडल कमीशन ने 3743 जातियों को ओबीसी माना। तो इसका मतलब ये है कि 1300-1400 जातियां जो है अभी भी मंडल कमीशन के बाहर है। तो ये भी आने वाले समय में लड़ाई लड़ने का एक मुद्दा अलग आने वाले समय में हम बनाएंगे कि जिन जातियों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक मंडल कमीशन के लिस्ट में शामिल नहीं किया, उनके लिए, रिमेनिंग जातियों के लिए अलग से आंदोलन चलाने का काम हम लोग शुरू करेंगे। और ये लड़ाई लॉजिकल एंड तक किस तरह से लेकर जाया जा सकता है, इसके लिए कोशिश करेंगे। इस मौके पर इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूँ। बाकी सारे विषयों पर हमारे दूसरे बहुत सारे वक्ताओं ने बात कही होगी, ऐसे कहा जा सकता है। और इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।